नमस्कार। मेरा नाम भवतोर शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सब जगह, सब राज्यों में, नेशनल लेवल पर भी टूट फूट की खबरें आ रही है। कौन किसको तोड़ रहा है, या जो कुछ संसद में अलग अलग इंपॉर्टेंट बिल्स आने वाले हैं, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो बीजेपी कौन सी पार्टियां तोड़ रही है, कौन टूट रहा है, कौन सी पार्टी से टूट रहा है, इस पर बहस और चर्चा बहुत चल रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन राज्यों के चुनाव 6-8 महीनों में होने वाले हैं। तो उसकी तैयारियां क्या चल रही है, इसके बारे में छुटपुट खबरें आ रही है। और पूरे का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव के बैकग्राउंड पर दान चोरी, चढ़ावा चोरी, इसमें लगा हुआ है। तो इस ढंग से जब राजनीति पर बहस होती है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी क्षेत्रीय या विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो इस मीडिया के छलावे में आ जाती है। उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, तो उसको अपनी नीति, अपनी पॉलिसी तय करनी चाहिए, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अपने सामने, उनके सामने जो जो चैलेंज है, वो चैलेंज समझकर अपनी हलचल करनी चाहिए, एक्शन करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें मैं देख रहा हूं कि एक तरीके से हमारे सारे विपक्ष के जो छोटे बड़े दल हैं, वो मीडिया से भी हो गए। यानी उनके रणनीति में, उनकी नीति ने, उनकी पॉलिसी में मीडिया हस्तक्षेप करता है, यहां तक बोलना पड़ता है। और जब एक बात हो जाती है कि कहा मीडिया खत्म होता है और कहा विपक्ष की राजनीति शुरू होती है, ये जब हम बारीकी से समझना चाहते हैं, तो एक बात नजर में आती है कि एक तरीके से विपक्ष को हमारे यहाँ जो विपक्ष को एक तरीके से मीडिया ने खा लिया है। मीडिया ही तय करता है कौन सी पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और ये बेचारे छोटे मोटे दल, क्षेत्रीय दल, उसके पीछे घसीटते जाते हैं। नुकसान वहां होता है। और इसलिए जिस बंगाल में ममता को हराना मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल है, बीजेपी का जितना असंभव है, ऐसी गारंटी मीडिया दे रहा था, वहां अगर बीजेपी ने चुपचाप अपनी जीत हासिल की और प्रचंड जीत हासिल की, तो मीडिया पर निर्भर रहना, विपक्ष को छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी है, भाजपा है, तो भाजपा के सेनापति चाणक्य क्या कर रहे हैं, इस पर आपको बारीक नजर रखनी होगी। ये क्या कर रहे हैं, किस ढंग से असंभव दिखने वाला बंगाल का चुनाव बीजेपी जीत गई, तो क्यों जीत गई, ऐसी क्या चाल, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के चाणक्य हो, उन्होंने ऐसी क्या चाल खेली थी कि अपने ही जाल में फंसकर ममता दीदी हार गई। जितना बंगाल बीजेपी के लिए असंभव था, मानो उससे भी ज्यादा असंभव पंजाब जीतना बीजेपी के लिए कठिनाई है, आसान नहीं है। आज तक, यानी पिछला एक चुनाव हम छोड़ दे, लोकसभा और विधानसभा का, तो पंजाब में बीजेपी हमेशा अकाली दल का छोटा भाई बनकर राजनीति करती रही, चुनाव लड़ती रही। बड़ा भाई अकाली दल होता था, और वो जो कुछ 2-3 लोकसभा की या विधानसभा की 10-15 सीटें छोड़ते थे, और एक आध दूसरा मंत्री पद मिलता था, उस पर बीजेपी खुश थी। लेकिन पिछले 5-6 साल से बीजेपी पंजाब में अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रही है। जैसी 2014 में बंगाल की स्थिति थी, यहां तक थी
कि मुझे याद है कि पहली सभा बंगाल में परेड ग्राउंड पर या कहीं मोदी जी की हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि बंगाल के लिए ममता बिल्कुल सही है, दिल्ली के लिए आप बीजेपी को वोट दो। 2014 के चुनाव में मोदी जी साफ साफ वोटर को आह्वान कर रहे थे कि बंगाल में ममता ही रहनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल का राज नहीं चलता, इसलिए बीजेपी को वोट दो, विधानसभा में ममता को दो, यहां तक था। यानी जो हालत आज हम पंजाब में देखते हैं, बिल्कुल वही हालत 2014 में बीजेपी की बंगाल में थी। और आज 12 साल बाद वही बंगाल में बीजेपी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से चुनकर आई है। तो कुछ तो तुरुप का इक्का अमित शाह के पास है, कुछ तो अजीब रणनीति है जादू की, कि जिससे बीजेपी देखते देखते पैर पसार लेती है और चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करती है। तो क्या पंजाब जीतना बीजेपी के लिए बिल्कुल असंभव है? बंगाल के बाद एक बात माननी पड़ेगी कि जिस ढंग से बीजेपी चुनाव लड़ती है, अमित शाह जिस ढंग की राजनीति बनाते हैं, वो अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव जीतना असंभव रहा नहीं है। केरल तमिलनाडु की बात है, आंध्र कर्नाटक या तेलंगाना की बात है, आज भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड नहीं है। एक दो बार कर्नाटक बीजेपी ने जीत लिया है, तेलंगाना में भी बीजेपी के अच्छे खासे सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन विधानसभा में कर्नाटक छोड़कर साउथ में बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पाई। और वही बात बंगाल में थी और पंजाब में। तो पंजाब में आज की तारीख में हम देखें तो एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है, वो बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिले थे, 4%। लेकिन लोकसभा में बीजेपी अपनी ताकत पर लड़ी, अकेली लड़ी, और फिर भी बीजेपी ने 18% वोट लाया था। अब 18% का मतलब सीट नहीं होगी, लेकिन जब 25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा आप वोट पाते हैं तो आपका सीट कन्वर्शन शुरू होता है। और दूसरी बात, जहां 3 4 5 उम्मीदवार एक एक चुनाव क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं और वोटों का बंटवारा 3 या 4 उम्मीदवारों में होता है, तब 25% बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा प्रतिशत बन जाता है। पिछली बार आपको याद होगा, बीजेपी अलग लड़ी, अकाली दल अलग लड़ा, कांग्रेस अपनी तरीके से लड़ रही थी, अमरिंदर सिंह की पार्टी अलग तरीके से लड़ रही थी, और उसमें अगर स्टेबल फोर्स कोई था तो वो था आम आदमी पार्टी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को 30% से भी, 30% से कम वोट मिले थे, लेकिन सीटें 117 में 93 सीट मिली थी। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन अगर वो कंसोलिडेट हो जाता है तो जीत कैसी होती है, उसी को चुनाव की रणनीति में तुरुप का एक्का बोलते हैं, तुरुप का पत्ता बोलते हैं। बंगाल में आज भी ममता दीदी को 41% वोट मिले, लेकिन उससे 4.5-5% ज्यादा वोट बीजेपी को मिले और बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से आगे निकल गई। पंजाब में अगर पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ते हुए 18% वोट लेकर आई है, तो उसको अगर तिकोनी या चौकोनी लड़ाइयां होती है तो उसमें और ज्यादा 8 या 10% वोट लाना है। और ये वोट फ्लोटिंग वोटर जिसको बोलते हैं वो ला कर देते हैं। फ्लोटिंग वोट का मतलब ये होता है कि जो वोटर, जो मतदाता हर चुनाव में अपना वोट बदलता है, और ऐसा वोटर हर राज्य में हर चुनाव में 15 से 20% तक होता है। उस समय जो माहौल होता है, जो परिस्थिति होती है,
उस परिस्थिति में अगर उस फ्लोटिंग वोटर को लगा कि भाई आशा करनी है तो ये नई पार्टी से करो, ये अलग पार्टी से करो। आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में अलग पार्टी थी, नई पार्टी थी, आशा जगाने वाली पार्टी थी। तो फ्लोटिंग वोटर जो था वो पूरा का पूरा बल्क आम आदमी पार्टी के पास चला गया, और बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत से ज्यादा आम आदमी पार्टी सत्ता में पहुंच गई। कांग्रेस पीछे पड़ गई, अकाली दल तो उससे भी पीछे हट गई। बीजेपी का तो पहली बार अकेले लड़ रही थी 4% पर, पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी अटक गई। लेकिन उसके बाद जब आप पूरे के पूरे सारे चुनाव क्षेत्र में लड़ते हो तो आपका कैंडिडेट हार जाएगा, जरूर हार जाता है। ये बात मैंने उस वक्त भी 5 साल पहले बोली है, लिखी भी है, कि बीजेपी के लिए 2022 का जो चुनाव था पंजाब विधानसभा का, वो बीज लगाने का था, बीज बोने का था। तो पहली बार पंजाब के हर चुनाव क्षेत्र में बीजेपी का कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, लड़ेगा, डिपॉजिट भी जाएगी उसकी, हार तो जाएगा, डिपॉजिट भी जाएगी। लेकिन एक बात होगी, उसके साथ लड़ने वाले जो 100, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता उस चुनाव क्षेत्र में बीजेपी को मिल जाते हैं, तो अगले 5 साल में वो उस क्षेत्र की ऐसी मशक्कत करेंगे कि उसका फल आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देगा, बीज का पौधा बनते हुए हम देखेंगे। और वो 2024 में, 2 साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। जो बीजेपी 2022 में 4% वोट लेकर आई थी, वो 2 साल बाद 18% तक पहुंची, मतलब 13-14% बढ़त हो गई। आज वहां से उठकर 2 साल बाद पंजाब की विधानसभा में बीजेपी को और 10-12% वोट मिलते हैं तो बीजेपी सत्ता तक पहुंच सकती है। अब ये कैसे होगा? तो उसमें फ्लोटिंग वोटर को ललचाने वाला, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला कोई मुद्दा होना चाहिए। अब देखिए, बंगाल में ममता को हराने के लिए बीजेपी के पास सबसे अट्रैक्टिव मुद्दा कौन सा था? कानून व्यवस्था, तृणमूल की गुंडागर्दी खत्म करने का मुद्दा। बंगाल के तहसील में, गांव में, ब्लॉक में, शहरों में, बड़े शहरों में, मेट्रो शहर में, हर जगह तृणमूल के गुंडे इतने फैले हुए थे कि ममता की या टीएमसी के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत भी मतदाता के पास बची नहीं थी। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जैसे गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से पूरे की पूरी उखाड़ दी, उसी ढंग से बंगाल में गुंडों का रंग खत्म होगा। गुंडा राज खत्म करने के लिए बीजेपी, ये अमित शाह ने बंगाल में अपना तुरुप का एक्का बनाया था, और उसका प्रचार नहीं हुआ क्योंकि डर था। मीटिंग में कुछ बातें करना या कार्यकर्ता ने कुछ बातें करना डेंजरस था। टीएमसी वाले उसको मार भी सकते थे, मर्डर भी कर सकते थे, घर जला सकते थे। तो ये बात घर घर तक पहुंचाई गई। एक एक गांव में, एक मोहल्ले में महिलाओं की, युवाओं की छोटी छोटी 2 लाख से ज्यादा बैठकें बीजेपी और आरएसएस ने बंगाल में की 6 महीने। और उस 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता बंगाल का वोटर बदलता गया। और जब वोटर बदल जाता है तो फ्लोटिंग वोटर बल्क से यहां से वहां हो जाता है। बंगाल में तुरुप का एक्का गुंडागर्दी खत्म करना था। कानून व्यवस्था प्रस्थापित होगी, इसकी गारंटी देने के लिए सेंट्रल फोर्सेस लाखों की संख्या में उतारे गए, और लोगों को विश्वास हुआ कि अगर बिना डर के वोटिंग के लिए जाते हैं
टीएमसी के गुंडों को बिना डर के जाते हैं, तो सरकार पलट सकती है, ममता हार सकती है। वो जो गारंटी मिल गई लोगों को 3 लाख से ज्यादा फोर्सेस उतारने से, उसी कारण से इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट मिले। पूरा का पूरा फ्लोटिंग वोटर बीजेपी के साथ आ गया और डर के मारे घर में बैठने वाला भी बीजेपी के साथ आ गया और बंगाल में पूरा खेल पलट गया। तो पंजाब में सबसे बड़ा सरदर्द अगर महिलाओं का क्या है, तो घर में युवा जो है, मर्द जो है, वो बड़ी संख्या में नशेड़ी हो गए। ड्रग्स, शराब, इसके चंगुल में पूरा पंजाब फंस गया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले उड़ता पंजाब करके एक फिल्म आई थी। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो ड्रग्स पंजाब में लाए जाते सीमा पार करके, उसका धंधा करने वाले और उसके आधार पर चुनाव का खर्चा चलाने वाले जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, उनको खत्म करने के लिए बीजेपी को लाओ। ये अमित शाह के लिए पंजाब में तुरुप का एक्का होगा, समझो। और वो अमित शाह है। अब अमित शाह पर पंजाब के लोग भरोसा क्यों करेंगे, वो भी समझ लो। 4 साल 5 साल पहले अमित शाह ने खुले आम बोल दिया था कि नेपाल से तेलंगाना तक जो नक्सल कॉरिडोर फैला हुआ है, नक्सलाइट बहुत बड़ा हिंसाचार कर रहे हैं। मार्च 2026 तक नक्सल कॉरिडोर मैं साफ कर दूंगा, नक्सलियों का सुकड़ा साफ कर दूंगा। नक्सली समस्या भारत की भूमि से खत्म हो जाएगी। साम दाम दंड भेद सारे मार्ग उसका अवलंब करके अमित शाह ने नक्सली समस्या खत्म की है। जो इंसान 4-5 राज्यों में फैली हुई नक्सली हिंसा खत्म कर सकता है, जो बंगाल में इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्सेस की फौज उतारकर ममता दीदी की गुंडागर्दी खत्म कर सकता है, वो सीमा पार पंजाब में आने वाले ड्रग्स और ड्रग्स का धंधा खत्म करने की बात बोलता है, तो पंजाब की महिलाएं उस पर जरूर विश्वास करेगी। जो युवा है, जो और लोग हैं, महिलाएं, जो कोई है पंजाब का वोटर, वो अगर नशेड़ी के खिलाफ खड़ा रहना चाहता है, तो उसको अमित शाह का ये वचन, आश्वासन सबसे बड़ा आधार होगा। और वही मैं मानता हूं कि पंजाब का चुनाव जीतने के लिए अमित शाह के हाथ में अगर सबसे बड़ा कोई तुरुप का पत्ता है, तो वो नशेड़ी और नशा का बंदोबस्त होगा। देखते हैं आगे कुछ दिनों में इसके बारे में क्या होता है। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।